नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो कि आप सभी के लिए आई है इंडिया कंट्री से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया कंट्री के अंदर उड़ीसा राज्य के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर जॉब निकाली गई है, जिससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो होने वाला है। स्पेशली आप सभी भारतीय नागरिक जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर दोबारा वही क्लियर कर देता हूँ, चाहे हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और गोवा, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना जैसी जगहों से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। पहले तो ये है कि ये ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि ये ओडिशा राज्य के अंदर ही होगी। सबसे पहले तो आपका ये है। दूसरा, यहाँ पर जिस पोस्ट पर है उसका नाम रेडियोग्राफर है। तो रेडियोग्राफर होता क्या है उसके बारे में आपको बता दूंगा। मेनली आप ये समझिए, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो रेडियोग्राफर की वैकेंसी ओडिशा राज्य के अंदर निकाली गई है, तो रेडियोग्राफर की एलिजिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो रेडियोग्राफर की जॉब है इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। साथ में हम जानेंगे यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट, रिलैक्सेशंस, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा राज्य के अंदर ये वैकेंसी है, तो अब ऐसा भी हो सकता है दूसरा स्टेट वाले, जैसे मैंने अभी स्टेट्स के नाम लिए, तो हो सकता है कि उन स्टेट से कैंडिडेट ये सोच रहे हो कि हम अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। वो डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। और मेनली जो उड़ीसा राज्य के जितने भी लोग हैं वो इस पर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं अगर वो वहाँ के निवासी हैं तो। और साथ में ये जो वैकेंसी के नंबर्स है वो है 378, यानी कि 378 ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब मिलने वाली है रेडियोग्राफर की गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर, और जिससे रिलेटेड मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आप अब ये समझिए कि ये जो जॉब है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और साथ में सैलरी क्या होगी, काम क्या होगा, और एक एक चीज़ यानी कि फॉर्म से लेकर जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपकी OSSC गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि उड़ीसा जो कि इंडिया का राज्य है उसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है, और वहां पर OSSC एक कमीशन है जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट मैनेज करता है, आपका अलग अलग तरह के स्टाफ को सिलेक्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। मेनली यहाँ पर गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट जितने होते हैं ऑल ओवर द ओडिशा स्टेट, पूरे स्टेट के अंदर, तो वो कवर करने का काम OSSC का होता है। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम डायरेक्ट चलेंगे अब नोटिफिकेशन की तरफ और उसको पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो नोटिस है, एक तो शॉर्ट है और एक पूरा नोटिस डिटेल्ड में है, तो दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला जो नोटिस आपका आया था वो शॉर्ट नोटिस आया गया था, मतलब आप जैसे देखते हैं, आप किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, नवभारत हो, या फिर उड़ीसा का कोई स्टेट का खुद का एक रीजनल न्यूज़पेपर हो, तो आप वहाँ पर भी ये चीज़ देख पाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 15 सितंबर को यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम जो है इनवाइट कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म, जो कि 378 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, इतने लोगों को हमें चाहिए। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप C पोस्ट ऑफ रेडियोग्राफर 2023 इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट एंड 13 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के अंदर अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के CM नवीन पटनायक, यानी कि उनके अंडर ये जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उसके अंदर आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट से आपकी ये वैकेंसी आई है जहाँ पर आपकी रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। और टोटल यहाँ पर हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 13 मेडिकल कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए निकाली गई है। द डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, अब आपको ये भी बता दूंगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी अलग अलग जिला वाइज यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसियां हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी। जैसे आप अगर किसी SC यानी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ में आपका OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, और आपका EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो उसमें आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है या नहीं है, और है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। दूसरा आपका
स्केल ऑफ पे यानी कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी पर मंथ की काम की, साथ में कितनी उम्र होगी अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई करेगा, और एक एक चीज वो सारी आपको कमीशन ने OSSC अपने खुद के वेबसाइट पे प्रोवाइड कराया है। साथ में यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि आप ये शॉर्ट नोटिस है, आप डिटेल नोटिस देख पाएंगे सीधा वेबसाइट पर। अब आप अगर मैं आपको बताऊं तो इस शॉर्ट नोटिस में मेनली यही बोला गया कि आप जो है 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक यानी 20th of अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने ये तो देख लिया, मैंने आपको ये बता दिया है, ये जो आपका शॉर्ट नोटिस का ऑर्डर था वो बता दिया गया है। अब हम चलेंगे डिटेल्ड नोटिफिकेशंस की तरफ। अब सबसे पहले आप देखिए कि उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 3 और 5 यूनिट 1 भुवनेश्वर 75,101,000 7,51,009 ये वहां का पिन कोड है भुवनेश्वर का, जो कि ब्लॉक नंबर 3 और 5 यूनिट 1 से, जो कि OSSC की मेन ऑफिस है वहां पर, वहां से निकाला गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं इनविटेशन बोला गया है कि हम इनविटेशन दे रहे हैं, यानी कि एक समझ सकते हैं आपकी न्योता दे रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए। इंपॉर्टेंट डेट्स आप ये देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है, सेम वही डेट्स है, मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फॉर्म भरने के। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे अभी कर दिया और बाद में आप किसी कारण से अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं और आप अगर 16-17 अक्टूबर में जाके वेबसाइट पे देखेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे अगर आप रजिस्टर्ड हो गए होंगे OSSC के वेबसाइट पर। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे तो आप फॉर्म तब नहीं भर सकते। मतलब एक रजिस्ट्रेशन का अलग टाइम है और फॉर्म भरने का एक अलग समय होगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन। अब मैंने ये तो मैंने बता दिया, सेम चीज बार बार यहाँ पर दी गई है, एक शॉर्ट नोटिस में थी और यहाँ पर भी आपको दी गई। आप पोस्ट का डिटेल्स हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है वो किस चीज के लिए, आप ये समझिए, ये जो पोस्ट है आपकी विद इन द डिस्ट्रिक्ट ईच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज अ डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस। मतलब ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसी होने वाली है आपकी रेडियोग्राफर की। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है जो भी कैंडिडेट्स SC ST EWS या फिर वुमेन स्पोर्ट्समैन कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा और डिसेबिलिटी जैसी रिजर्वेशंस में आएंगे उन सबको छूट मिलेगी, उन सबको फायदे यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। अब सैलरी की बता देता हूँ। सैलरी यहाँ पर यह है कि रेडियोग्राफर की जो यहाँ पे सैलरी रखी गई है वो 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ के बीच में आपकी सैलरी लाया करेगी। यानी कि अगर आप जैसे ही यहाँ पे जॉब पे लगेंगे तो आपको 25,000 से 26,000 कंफर्म आपको इन हैंड पर मंथ मिलेंगे और साथ में धीरे धीरे वो बढ़ के एक समय पे 30, 35, 40 ऐसे कर करके बढ़ते रहेंगे और मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ लिखी गई है। और ये आपकी मैट्रिक्स लेवल 7 का रहेगा, जैसा कि अलग अलग लेवल होते हैं सैलरियों के उस हिसाब से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि कैंडिडेट मस्ट बी हैव अटेन्ड एट द एज ऑफ 21, यानी कि 21 साल और या फिर उससे ऊपर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और 38 वाले कैंडिडेट या फिर उससे नीचे वाले अप्लाई करेंगे। मतलब वो कैंडिडेट जो 38 ईयर्स 1 डे भी हो गए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 38 वाले अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द HSC जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगी वही मान्य होगी बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर ओडिशा का या उसके किसी दूसरे बोर्ड का भी हो सकता है, वो यहाँ लिखा गया है। रिलैक्सेशन यही रहेगा कि अगर कोई SC ST कैटेगरी से होगा तो 5 साल उसको मिल जाएंगे एज में, यानी कि वो 38 की बजाय 43 एज तक का जब तक नहीं हो जाता वो फॉर्म भर सकता है। सेम अपर एज लिमिट में 10 साल यानी कि 10 साल डिसेबल कैंडिडेट्स को भी दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन और बाकी कैटेगरी वाइज आप अपना चेक कर पाएंगे। यहां पर कुछ चीज बोली गई है, द अपर एज लिमिट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रेडियोग्राफर अंडर OSH and FM सोसाइटी स्कीम्स हु शैल टेक पार्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और if otherwise eligible shall be
45 years of age as on the date of advertisement. They must upload online the appointment letter from their employers with self-attestation for availing relaxation. Such candidates shall keep the original appointment letter and other documents in support of their claim with them for verification to be done on a later date आफ्टर द रिटन टेस्ट। यहाँ पर ये बोला गया है कोई ऐसे कैंडिडेट जो कि कॉन्टेक्चुअल रेडियोग्राफर के बेस पर काम कर रहे थे या कर रहे हो कहीं पे, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनको 45 एज तक का छूट दिया जाएगा, यानी कि 45 साल तक वह भी फॉर्म भर सकेंगे। वेटेज, अब वेटेज बताई गई है फॉर कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। आप ये सब पढ़ सकते हैं, इसमें मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल अ कैंडिडेट मस्ट हैव, अब देखिए कैंडिडेट को बोला गया है कि वो 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के एग्जामिनेशन के साथ, जो कि उसके 12th के बेस के स्कोर कार्ड पर रहेगा। सेम नेक्स्ट आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए उसका इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि DMRT के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से रिकॉग्नाइज है या फिर पूरे ऑल इंडिया यानी AICTE से रिकॉग्नाइज है। ये सारी रिकॉग्नाइजेशन अगर आपकी है उस सर्टिफिकेट्स पे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि इफ एनी कैंडिडेट हैज ऑब्टेन्ड हायर क्वालिफिकेशन लाइक बैचलर इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी या फिर मास्टर सेम फील्ड में, दे शैल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन्ड द बेसिक क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन। देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर 12वीं पास प्लस आपका डिप्लोमा जो कि आपका DMRT के अंदर होना चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर आपने अगर कोई डिग्री भी करी है डिप्लोमा के ऊपर तो उसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगी जाए वो आपको जरूर देनी है। कैंडिडेट का मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज नेम इन रेडियोग्राफर्स काउंसिल इन द स्टेट, हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, अब देखिए कैंडिडेट को बोलना पढ़ना और लिखना आना चाहिए उड़िया लैंग्वेज, क्योंकि उड़ीसा राज्य की जॉब है और वहां पर जॉब करनी होगी, तो उड़िया लैंग्वेज वहां पर जो लोग बात कर रहे हैं वो नहीं आती तो फिर इस जॉब का कोई मतलब आपके लिए नहीं बनता। सेम पास द मिडल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया, आपने उड़िया लैंग्वेज से अपना मिडल स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन पास किया हो, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट वहाँ पे उड़िया रहा हो, और पास द मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10वीं पास हो और उड़िया लैंग्वेज के तौर पर वहाँ पे एक उड़िया लैंग्वेज आपका एक मीडियम रहा हो एग्जाम का, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी गई हैं। और अदर एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द पोस्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। कैंडिडेट का इंडियन होना जरूरी है, कैंडिडेट का और कैंडिडेट इफ मैरिड, अगर वो मैरिड है, मस्ट हैव नॉट मोर देन 1 स्पूस लिविंग, और प्रोवाइडेड मतलब कि एक जीवन साथी के अलावा कोई दूसरा जीवन साथी ना हो, ऐसा ध्यान में रखना है उस कैंडिडेट को जो कि मैरिड हो। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट सच मैरिज इज परमिसिबल अंडर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू सच पर्सन और देयर आर अदर ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो, तो एक्सेप्ट एनी पर्सन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द रूल। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन एज स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट पोजेस स्पोर्ट्स आइडेंटिटी कार्ड issued by the Sports and Youth Services Department Government of Odisha as the date of स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्वेशंस रहेंगे, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियर हुई है कि पूरे इंडिया के हर कैंडिडेट इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको बस अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी बाकी चीज़ों की, जैसे कि एज की और एजुकेशन की। नो एग्जामिनेशन फीस इज पेबल फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पर सिंपल आप देखेंगे तो फॉर्म भरने के कोई पैसे नहीं है, फॉर्म फ्री में भरा जाएगा, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भर सकता है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो 20th में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको OSSC के मेन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरने की तरफ बढ़ना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए अपना फॉर्म भर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद आप एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको और एक अपना खुद का बनाया हुआ पासवर्ड मिल जाएगा, उसको डालकर आप अपना फॉर्म भरने की तरफ बढ़ सकेंगे और फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो फॉर्म भरने में आपको अपना 10th
ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट्स लग सकते हैं, सेम आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लग सकता है, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई एज में रिलैक्सेशन चाहिए हो तो आप अपने रिजर्वेशन अगर कैटेगरी जो भी बताएंगे उसका सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करना फॉर्म के साथ, फोटो, साइन, थंबनेल, थंब इम्प्रेशन जैसी चीज़ें अपलोड करना, और यही रहेगा आपका। उसके बाद अपना फॉर्म का फीस तो यहाँ पर कोई है नहीं, मेन इसको सबमिट करके आप इसका प्रिंट लेना, बस इतना करेंगे आप और फॉर्म सबमिट आपका ये हो लेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा इस जॉब से रिलेटेड, और ये रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा यहाँ पर, ये आपका नवंबर 2023 के अंदर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी कि उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट में इस एग्जाम को लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट दूसरे स्टेट से इस नोटिस को देख रहा है या इस वीडियो को देख रहा है तो सिंपल यही कहूँगा मैं उसको, उस कैंडिडेट को, कि वो अप्लाई कर सकता है अगर एलिजिबिलिटी से एलिजिबल है अगर वो, लेकिन उसको उड़ीसा राज्य में ही अपना एग्जाम देने जाना पड़ेगा और जॉब भी वहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी मैंने सारा क्लियर कर दिया है। और प्लान ऑफ रिटन टेस्ट, यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो आपका 100 नंबर का एमसीक्यू होगा, जिसमें ओएमआर शीट पर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है ये और ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है एग्जाम। इस एग्जाम में एक पेपर जो आपका लिया जा रहा है उसमें आपका क्वेश्चंस रहेंगे ऑन सब्जेक्ट एज पर सिलेबस, जो कि सिलेबस है आपका डिप्लोमा, जो कि आपका मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, उसका जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस के हिसाब से जो भी उसमें सब्जेक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होने वाले हैं। फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल के बेस पर होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, और अरिथमेटिक आपकी आएगी, और जो कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट है वो आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश वो भी आपके 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पे 2 घंटे का पेपर लिया जाएगा। और सिलेबस अगर आप जानना है तो डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट का उस लेवल का सिलेबस, और 10th 12th वाले सब्जेक्ट का उस लेवल का सिलेबस जैसा 10th 12th में रहता है। सिलेबस रिटन एग्जाम का क्या है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है यहाँ पर, तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे करेक्ट आंसर में से, अगर आपने किसी आंसर को रॉन्ग कर दिया है, किसी क्वेश्चन के आंसर को रॉन्ग करा है तो। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप अगर रॉन्ग करेंगे तो उसका मार्क्स काटा जाएगा फ्रॉम योर राइट आंसर्स मार्क। और इस एग्ज़ाम के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, और जो अभी सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट उनका स्क्रीनिंग लिस्ट में नाम आएगा, फिर उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर काउंसलिंग, और इस तरीके से फिर उनका प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट निकालेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, और फिर उनको जॉब दे दी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वैकेंसी बता देता हूं मैं आपको, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता देता हूं, किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है और वैकेंसी किस जगह पर है। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप समझ लीजिए कि किस कॉलेज में या किस हॉस्पिटल में या फिर किस हॉस्पिटल और कॉलेज में ये आपकी वैकेंसी है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां होंगी। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसी टोटल हैं, जो कि आपका महाराजा कृष्णा चंद्रा गजपति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका बरहमपुर में है। बरहमपुर के अंदर इसमें आपकी 6 वैकेंसी होंगी। अब ये 6 वैकेंसी आपको दिख रही हैं। एसटी में 4 हैं, वुमेन्स के लिए 2, मेंस के लिए 2, और सेम एससी में 2 हैं, और इस तरीके से। और बाकी आपकी ये आपकी 6 हो गई हैं। और ये आपकी एक्स सर्विसमैन वाली जो वैकेंसी, यानी कि 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की, 1 वैकेंसी डिसेबिलिटी में, जो कि आपकी डिसेबिलिटी होगी OI वाली आपकी। नेक्स्ट इस तरीके से यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ हो जाएंगी डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन को मिला के। ये जो डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन होते हैं ये कैंडिडेट किसी ना किसी कैटेगरी वाले तो होते ही हैं। अगर इनको मिलेगी तो इनको मिल जाएगी, नहीं तो फिर दूसरे वाले कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। श्री रामचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कटक में है। और कटक में जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, इसमें टोटल 10 वैकेंसी होंगी। सेम भीमा भोई
मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका बालनगीर में है और इसमें आपकी 7 वैकेंसियाँ होंगी, 7 वैकेंसीज। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज, इसमें आपका बालासोर के अंदर है ये, वह उस डिस्ट्रिक्ट में आपके 5 वैकेंसियाँ होने वाली हैं। तो और इस तरीके से आप अपनी अपनी वैकेंसियाँ चेक कर पाएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ दी गई हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में इस जॉब को देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो टोटल आपकी 43 आपकी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, मतलब कि कुछ तो आपकी सेम डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग अलग 2-2 बार लिखा गया है, कहीं कहीं आप देखेंगे। तो मैं इस तरीके से बोल रहा था आपको कि टोटल आपकी ये जो है टोटल 43 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं टोटल उड़ीसा राज्य को मिलाकर, जिसके अंदर टोटल 378 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसियाँ ये हैं, यानी कि इतने लोगों को यहाँ पे जॉब मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए। अब कुछ नोट करने वाले पॉइंट ये हैं कि EXSERV मतलब है एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन को हम शॉर्ट में स्पोर्ट्स लिख रहे हैं, और डिसेबल को PWD लिखते हैं। और फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसे आपने ऊपर देखा होगा, कहीं लिखा था B, कहीं लिखा था FHSC। इसका मतलब ये था कि वर्क परफॉर्म्ड बाय सीइंग, और वर्क परफॉर्म बाय बेंडिंग, वर्क परफॉर्म बाय मैनिपुलेटिंग यानी विद फिंगर्स, और वर्क परफॉर्म बाय हियरिंग और स्पीकिंग यानी कि सुनना और बोलना। साथ में आपका सीइंग मतलब देखना, स्टैंडिंग मतलब कि खड़े होना, और सिटिंग मतलब कि बैठना किसी बेंच पर या चेयर पर। ये वर्क परफॉर्म करने वाले कैंडिडेट की फिजिकल रिक्वायरमेंट ये रहेगी। अगर डिसेबिलिटी में अगर ये फिजिकल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी फर्स्ट टू 6 पॉइंट्स के अंदर है, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। और ये कैंडिडेट्स के लिए, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि HI और OI जैसी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं। तो ये पूरा मैंने क्लियर करा है। और आपके फॉर्म का लिंक, जो आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म का इसका लिंक होगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कि अभी डेट यहाँ पर दिख रही है मुझे कि अभी डेट एक्टिव अभी नहीं हुई है, फॉर्म एक्टिव नहीं हुए हैं। फॉर्म एक्टिव होते ही वह भी आपको मिल रहा होगा वीडियो के सही नीचे, तो वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैंने इस चीज़ को मेज़र करा कि पूरे इंडिया पे वैकेंसी है, तो पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का फीस नहीं है यहाँ पे, और सैलरी और बाकी सारा का चीज़ हमने कवर कर दिया है। और यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस अभी आएगा आपका बाद में गवर्नमेंट की तरफ से, वो एग्ज़ाम से बहुत पहले ही आपको मिल जाएगा, तो वह भी आपको समय के समय मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।